बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं जब वीकेंड आ जाता है तो मैं और मेरी पूरी टीम बड़े सैड हो जाते हैं। इसलिए सैड हो जाते हैं क्योंकि आपसे फिर हमारी मुलाकात नहीं होती 2 दिन, लेकिन फिर जब मंडे आता है तो एक नई एनर्जी और एक नई एक्साइटमेंट के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे टॉन्सिलाइटिस हुआ है। कल मैंने कोविड का टेस्ट भी करा दिया और वो भी नेगेटिव आ गया है। लेकिन अगर मैं ज़रा सा शू करूं या मेरी थोड़ी सी तबीयत ऑफ हो रही हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ऑब्वियसली सीज़न भी है वायरल का और पता नहीं क्या क्या। लेकिन खैर, आज आपसे 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने करनी है। आज से हम अपना हर्बल वीक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट जड़ी बूटियाँ, फल, सब्जियों के थ्रू हम सिखाएंगे कि आप अपने आप को ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे शो के सेकंड मरहले में स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो आज मैंने आपकी एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी से मुलाकात करानी है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारी और अहम बात आपके साथ शेयर करनी है। रमज़ानुल मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अच्छे काम करें, वो चीज़ें करें जिनसे रब ताला खुश होंगे। वैसे तो पूरा साल हमें ये करना चाहिए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में एक ऐसी चीज़ होती है जो पूरा साल नहीं होती, और वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ जाती हैं। और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो लोगों के लिए नॉर्मल डे टू डे चीज़ें ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। तो A+ और पब्लिक न्यूज़ ने एक बहुत ही अमेजिंग कैंपेन शुरू की है, एक रिक्वेस्ट की है, एक इल्तिजा की है दुकानदारों से, शॉपकीपर से, उन सब लोगों से, जो रिटेलर से जो कीमतें बहुत महंगी कर देते हैं रमज़ान में। व्यूअर्स देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, आजकल के ज़माने में वैसे ही रोटी चावल ख़रीदना बड़ा मुश्किल काम हो गया है, तो जब एक एक चीज़ इतनी महंगी हो जाती है कि आप फल सब्ज़ी तो दूर की बात, बेसिक अनाज की चीज़ें भी नहीं ख़रीद सकते, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। हमने बड़ी प्यारी कैंपेन स्टार्ट की है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा चलें, अभी 2 मिनट बाद आपके साथ कैंपेन शेयर करेंगे, बल्कि ऐसा करते हैं कि आपकी मुलाकात कराते हैं उस प्यारी सी पर्सनालिटी की जिससे मैंने आपको मिलाना है। आपको कैंपेन दिखाऊंगी और उसके बाद उनको वो हमारे साथ सेट पे ऑलरेडी होंगी। तो आज हम मिलने जा रहे हैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, रिप्रोडक्टिव सर्जन एंड IVF फिजिशियन। इनको IVF क्वीन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो आप कैंपेन देखें, ब्रेक के कैंपेन के बाद जब आप वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात कराऊंगी डॉक्टर साजिदा शाहनवाज से। दुकानदार भाइयों, रमजानुल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं अल्लाह से करें। ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है। तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहां की अक्लमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्ब करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करें। जी हाँ व्यूअर्स, अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि तुम मेरे बंदों के लिए आसानी पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूँगा, ये याद रखिएगा। अच्छा व्यूअर्स, अब मिलते हैं बहुत ही एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी से, वेरी अकम्पलिश्ड लेडी, डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक टू द शो। कुछ अर्सा पहले आपके साथ प्रोग्राम किया और बहुत अच्छी फीडबैक आई, बल्कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये जान के कि कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो इनफर्टिलिटी से सफ़र करते हैं। कितनी ख़वातीन हैं जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते, और बहुत दफ़ा एक्चुअली मर्द में कोई नुक्स होता है लेकिन वो अपना इलाज नहीं कराता, जाके चेक तक नहीं करवाता। बहुत दफ़ा की बजाय ज़्यादा दफ़ा जो अब हमारी जो रिसर्च है वो ये बता रही है कि ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के मर्द हैं उनमें जो मैंने डाटा कलेक्ट किया उनमें ज़्यादातर, अगर ओवरऑल इनफर्टिलिटी की आप रेशो देखें तो मर्दों में ज़्यादा प्रॉब्लम। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है क्योंकि इसको फौरी तौर पर मानना जो है, डाइजेस्ट करना
इतना आसान काम नहीं। बट डॉक्टर साहब देखिए बाहर के ममालिक में भी ये इशू है, बट फ़र्क ये है कि वहाँ पे अना का इशू नहीं बनता ना, ईगो प्रॉब्लम नहीं बनती। वहाँ पे अगर इशू होता है, मर्द का इशू है, खातून का इशू है, जाके इलाज करा लेते हैं। अगर नहीं बच्चा हो पाता फॉर सम रीज़न, दोनों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, वो गोद ले लेते हैं। यहाँ पे मामलात कुछ और है, वहाँ पे तो सरगसी भी कर लेते हैं ना कि किसी और ने। हाँ जुगन, मेरा भी पहले यही ख्याल था कि शायद हमारे मर्दों में ना ये बहुत ज़्यादा है कि जी मेरी प्रेस्टीज का मामला है, लेकिन मैंने जब बाहर भी काम किया है तो मैंने देखा कि उन लोगों में भी मर्दों में प्रॉब्लम है। बड़ी अजीब सी बात है कि मर्द की नेचर, चाहे दुनिया में आप मशरिक़ में जाएं, मगरिब में जाएं, है थोड़ा सा प्रॉब्लम कि उसको ज़रा एक्सेप्ट करने में, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आता है, जब तक अनटिल अनलेस वो 6-7 दफ़ा डायग्नोज ना हो जाए कि ये बंदा वाकई इस मेल का प्रॉब्लम है, और इतनी जल्दी वो आते भी नहीं हैं ट्रीटमेंट की तरफ। अच्छा मैम, आप स्टेम सेल की तरफ फिर कैसे गई? क्योंकि आप पायनियर हैं रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल थेरेपी विद एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, एंड प्रोफेसर पैनोस ज़ेवोस के साथ आपने काम किया, और आपने दुनिया का आई थिंक पहला स्टेम सेल बेबी पाकिस्तान में, जी पाकिस्तान में, और आज उसकी बर्थडे है, और 5 साल का हो गया, एंड ही इज ऑन द वे। पता नहीं अब प्रोग्राम के बाद में पहुंचे ना, बट अल्लाह करे पहुंच जाए टाइम से। बट रिगार्डलेस इस पे बात करनी बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि आई थिंक वो शायद किसी गांव में रहते हैं तो आपको पता है कि डिस्टेंसेस का कंफ्यूजन भी हो जाती है। तो स्टेम सेल बेबी, ये क्या कहानी है? मैं अब आपको बताती हूँ कि हुआ ये कि व्हेन आई वाज वर्किंग, आई वाज डूइंग माय फेलोशिप इन ART अमेरिका में, तो मैंने देखा कि वहाँ पर भी कुछ लोग, ये नहीं है कि हमारे यहाँ ही लोगों को प्रॉब्लम है, हम तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं ना कि ओवम डोनेशन नहीं करना, यानी किसी का एग नहीं डोनेट हमने करना, किसी का स्पर्म डोनेट नहीं करना, क्योंकि हमारे मज़हब में ये हराम है। अच्छा, उन लोगों में मैंने देखा कि कई ख़वातीन ऐसी थी जिनमें ओवम डोनेशन हुआ था, जिनका यानी किसी और के एग से उन्होंने अपना बच्चा लिया, और उन लोगों ने, उन ख़वातीन ने मुझसे शेयर किया कि हम अपने बच्चे के साथ खुश नहीं हैं, हमें वो बॉन्डिंग ही नहीं आती जो एक माँ की अपने बच्चे के साथ आती है। आप यकीन करें कि ये मैं ख़ुद फ़िज़िकली उन लोगों के साथ बात करके मुझे एहसास हुआ कि इन लोगों में भी बायोलॉजिकल पेरेंटिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग भी सीख करते थे कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए कि जिससे हमें किसी के गैमीट्स लिए बगैर जेनेटिकली हमारा अपना बच्चा हो। ठीक है। तो इसका स्टार्ट हमने USA से डॉक्टर पैनोस ज़ेवोस के साथ किया। अच्छा, वहाँ पर चूँकि ये मोस्ट कॉमन और पॉपुलर मेथड नहीं है, ना ही यूरोपियन कंट्रीज़ में। महंगा बहुत है ना मैम? महंगा भी बहुत है, दूसरा लोग इसमें आना भी नहीं चाहते। लोगों का 90% जिनका प्रॉब्लम है वो लोग ये कहते हैं कि जी हम स्पर्म डोनेशन ले लेंगे, हमें इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस में जाने की, इतनी लिटिगेशंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यस, पाकिस्तान में क्योंकि स्पर्म डोनेशन और किसी और के एग वाला सिलसिला है नहीं ही एक्सेप्टेबल, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरे मुस्लिम ममालिक में, सारे मुस्लिम ममालिक और में। दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे सारे मुस्लिम ममालिक और दूसरे इवन जो रिलीजियस बॉन्डिंग के साथ जो लोग आते हैं, हमारे ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो लोग भी इधर ही आ रहे हैं पाकिस्तान में। ओके, तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये स्टेम सेल बेबी होता क्या है, मज़ीद कितने मतलब आज तो जो बच्चा आपने कहा है कि वो 5 साल का हो गया जो पहला था, और कितने उसके बाद हुए, थोड़ा सा हमें आप इन्फॉर्मेशन दीजिएगा ब्रेक के बाद। तो अच्छी लग रही है, पतली बाजू, चुप मारूंगी मैं। ये जरा सुन लें प्लीज, ये एक मैसेज चलाना है, तो आप देख लें कि यही वाला चला दें। डॉक्टर साहब आप भी जरा देख लें। जी जी सर। Salam alaikum Pakistan from the USA. मुझे पेन और पेपर दें। I want to take this opportunity to inform all of you that today is a very special day, and we're celebrating in the USA and in Pakistan and all over the world the birth of the first stem cell baby that was born in Pakistan a few years ago.
accomplishments came about because of the great efforts that we made here in the US in conjunction and in joint venture with Dr. Sajida's laboratory and facilities and hospitals in Pakistan. And we have managed to make history. So today we're celebrating that, and we're very happy with our cooperation between our two programs, between Dr. Sajida in Sargodha and in Lahore, and us in the USA. I'm also happy to announce today that we are planning to create a joint venture company for medical tourism in Pakistan between us and Dr. Sajida's team, and we're looking forward to creating a network of offering medical attention and medical care to patients from all over the world via medical tourism that we will be creating again between us and Pakistan, and we're very excited about that. So I want to congratulate the people that participated in this effort, and I look forward to our future collaboration between the USA and our program and Dr. Sajida's program in Pakistan. Shukriya. ये ज़्यादा उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो निकालनी है? नहीं, लेकिन ये बहुत लंबा है। यही मैं कह रहा हूँ कि हर साजिदा क्या बोलेगी अगर ये इतना लंबा बोलेगी तो? नहीं, मेरा ख्याल ये 4 मिनट का है। तो जान, मेरा सेगमेंट आपके साथ ख़त्म हो जाएगा और 8-9 मिनट बाद। चले जैसे आपको ठीक है। इन्होंने जो शुरू में मुबारकबाद दी है ना, वहाँ तक ले लेते हैं, या कहती हो तो मैं चला देती हूँ। इट्स ओके, मेरा ख्याल है चला दें तो ठीक है। चला दें, फिर चला दें। हाँ भाई, डॉक्टर साजिदा ने तो अब वीकली हमारे पास आना है, ठीक है ना? तो और जान, याद रखना, एक टाइम डॉक्टर साहिबा के साथ हम सेट कर लेते हैं जब हम किया करेंगे, और वो हम अनाउंस भी किया करेंगे, ठीक है ना मेरी जान? क्योंकि 50% ये मुल्क, मैं अपनी तरफ से एक नंबर मार रही हूँ, सफ़र्स फ्रॉम इनफर्टिलिटी, या मर्द में प्रॉब्लम है या औरत में है, 10-10 साल वेट करते हैं, फिर जाके कहीं बेबी हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। 20% पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम 20%, तो ये बहुत बड़ी ये। खुरम, चाय गरम कर दिया करो बेटा। स्पर्म नाल असी होने रहेंगे। आते ही अनाउंस कर दीजिएगा कि डॉक्टर साहब का जो नाम है, जो अमेरिका वाले, बता दीजिएगा, इनका एक मैसेज आइए, चल के देखते हैं। पैनोज इनको ऐसे ले लेंगे, हमने उनको लिया लाइव लिया, ऐसे बता दें। नहीं जान, बिकॉज़ फिर सवाल नहीं कोई पूछ सकता ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। Stand by. 20 seconds. Nine, 8, 7, 6. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्योंकि आज डॉक्टर साजिदा ने हमारे साथ होना था, तो इनसे रिक्वेस्ट करके हमने राब्ता किया प्रोफेसर पैनोस ज़ावोस, और उनका एक पैगाम है सब पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि व्यूअर्स ये बहुत बड़ी बात है कि हिस्ट्री का पहला, दुनिया का पहला स्टेम सेल बेबी, मतलब दुनिया में सबसे पहला स्टेम सेल बेबी, एक बहुत बड़ी बात है। आप माशाल्लाह 5 साल का हो गया। लोग अक्सर इस किस्म की ट्रीटमेंट्स की तरफ इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि वो घबराते हैं कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए, वो नॉर्मल ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं, आइए देखते हैं, उसके बाद जानेंगे कि एग्जैक्टली स्टेम सेल होता क्या है। Salam alaikum, Pakistan, from the USA. I want to take this opportunity to inform all of you that today is a very special day, and we're celebrating in the USA and in Pakistan and all over the world the birth of the first stem cell baby that was born in Pakistan a few years ago. The accomplishments came about because of the great efforts that we made here in the US in conjunction and in joint venture with Dr. Sajida's laboratory and facilities and hospitals in Pakistan.
and we have managed to make history. So today we're celebrating that, and we're very happy with our cooperation between our two programs, between Dr. Sajida in Sargodha and in Lahore, and us in the USA. I'm also happy to announce today that we are planning to create a joint venture company for medical tourism in Pakistan between us and Dr. Sajida's team. And we're looking forward to creating a network of offering medical attention and medical care to patients from all over the world via medical tourism that we will be creating again between us and Pakistan, and we're very excited about that. So I want to congratulate the people that participated in this effort, and I look forward to our future collaboration between the USA and our program and Dr. Sajida's program in Pakistan. जी हाँ, वेलकम बैक व्यूअर्स। डॉक्टर साजिदा के साथ मैं अभी यही डिस्कस कर रही थी। बड़ी पर्सनल बात है, चलें आज आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी एक बहुत बुरी मिसकैरेज हुई, उसके बाद जब मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो पता चला कि मुझे थोड़े से इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो है शायद IVF की तरफ जाना पड़े। हमने IUI के 3 साइकिल्स किए, वो फेल हुए, फिर IVF किया, मेरा IVF फेल हो गया। उसके बाद मैं इतनी डिसहार्ट हो गई और वो 2-3 हफ्ते रोते धोते ही गुजरे। और मज़े की बात यह है कि उसके अगले महीने जो है मैंने कंसीव कर लिया और हसन माशाल्लाह 5 साल के हो गए एंड नूर भी IUI से ही मैंने कंसीव किया। मैं इसलिए व्यूअर्स बता रही हूँ क्योंकि आपको पता है लोग ये चीज़ें करते हैं और फिर मानते नहीं हैं। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? अगर मुझे कैंसर होता तो क्या मैं जाके कीमोथेरेपी और रेडिएशन ना कराती? अगर मुझे बच्चे की बहुत ख्वाहिश है और मेरे हस्बैंड और मैं चाहते हैं कि हमारे और बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह हमज़ा बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में पैदा हुआ व्हाटएवर, बट उस वक्त मैं थी भी बहुत छोटी। ज़िंदगी में बहुत से लम्हात ऐसे आते हैं व्यूअर्स जहाँ पे हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं और फिर जब औलाद नहीं होती और इलाज हो सकता है, एक वक्त के बाद इंसान अपने आप को भी कोसता है और फिर मियाँ बीवी का भी ताल्लुक बड़ा ख़राब हो जाता है। एब्सोल्युटली। ये प्लीज़ जुगन, एक जो आपने बात बताई है ना कि मेरा IVF फेल हुआ, एक्चुअली मैंने हमेशा अपने पेशेंट्स को ये बताया है कि एक IVF आपका अगर फेल हो भी जाता है ना, अगर हो भी जाता है तो हमें कोई ना कोई ऐसा सिरा, कोई ना कोई ऐसा एविडेंस ज़रूर दे जाएगा जो आपको हेल्प करेगा बाद में नॉर्मल कंसीव करने से। तो वही हुआ ना मेरे साथ। मेरे सिस्टम मेरे ख्याल से कुछ सोया हुआ था, उसको चपेड़े पड़ी है, खुद ही जाग गया। वो कई दफ़ा हमारे पास ख़वातीन आती हैं तो उनका हम करते हैं, बेचारियों को ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है क्योंकि उनकी ओवरी ने कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया होता। वो ऐसा हाइपर स्टिमुलेशन होता है कि अगले 6 माह के लिए ना ओवरी का मुंह सीधा हो जाता है, यानी उसे पता होता है कि अब मैंने ठीक काम किया। बिल्कुल, बट जब हाइपर स्टिमुलेशन होती है तो तब भी आप IVF के साथ नहीं कंटिन्यू कर सकते ना, फिर आपको अगले साइकिल में हम वो एम्ब्रियो जो है फ्रीज करते हैं, वो एम्ब्रियो फ्रीज करते हैं। उनमें 99% केसेस में हम उन दिनों, जिन दिनों ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हो, उन दिनों हम उनके एम्ब्रियो अंदर ट्रांसफ़र नहीं करते। बिल्कुल, क्योंकि अगर करेंगे तो औरत की अपनी जान का खतरा है। अच्छा मैम, ये बताएं कि स्टेम सेल बेबी चीज़ क्या है, ये व्हाट इज दिस? देखिए IVF IUI का बड़ा सुना है, इसका नहीं सुना। अच्छा, एक्चुअली IVF तो हम उन लोगों का कर सकते हैं ना जिनमें प्रेगनेंसी होने की कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। अच्छा जी, ठीक है। और स्टेम सेल हम उन लोगों का करते हैं जिनमें कैपेबिलिटीज़ मौजूद नहीं है बच्चा होने की, यानी कि वो जेनेटिकली बायोलॉजिकली वो पेरेंट्स नहीं बन सकते थे। जैसे कि आप एक मेल को देखते हैं तो पता चलता है कि उसके 0 स्पर्म काउंट है। हमने कई जगहों पे उन्होंने बायोप्सी भी कराई, बायोप्सी पे भी पता चला 0 स्पर्म काउंट है। उसका डिक्लेयर कर दिया गया कि ये दैट इज़ केस ऑफ टेस्टिकुलर फेलियर। अब उसमें क्या होगा, वो बायोलॉजिकली कैसे बाप बन सकता है, उसका तो IVF भी नहीं हो सकता। ये वो केस है कि वहाँ पे हम स्टेम सेल करते हैं। स्टेम सेल का मतलब है कि उनकी बॉडी से 3 जगहों से हम स्टेम सेल सेपरेट करते हैं। अल्लाह का ये असूल है और बड़ा खूबसूरत रूल है कि जब बॉडी में एक ऑर्गन फेल होता है, एक ऑर्गन फेल होता है तो उसके एडजेसेंट ऑर्गन जो है वो ओवरवर्क शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, लिवर फेलियर होगा तो लाजमी उसका दूसरे ऑर्गन में वो सेल बनना शुरू हो जाएंगे।
अब अगर किसी का ऑर्गन फेल है, टेस्टिकल फेल हो गए हैं, उसके टेस्टिस फेलियर हैं या ओवेरियन फेलियर है, उसकी ओवरीज फेल हो गई हैं, उन लोगों के स्टेम सेल नेचुरली बॉडी में बने होते हैं, ब्लड में भी मौजूद होते हैं, उनके फैट में भी मौजूद होते हैं, अगर फैट से ना मिले तो बोन मैरो से भी मौजूद होते हैं। हम इनमें से जिससे भी सबसे इजी वे है हमारा फैट। अच्छा, फैट और ब्लड। फैट हमारी पाकिस्तानी कौम में कहीं ना कहीं मेरे में तेरा पाई जाती है। किसी को चाहिए मेरे स्टेम सेल तो बताएं, मैं भेज देती हूँ आपको। लेकिन उनकी अपनी बॉडी से ही हम स्टेम सेल लेते हैं, ठीक है, उसमें किसी का कोई ऑर्गन डोनेट नहीं होता। सो दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग कि आपकी अपनी बॉडी से जो कुछ किया है वो आपकी अपनी बॉडी से किया जा रहा है। उनको सेपरेट करते हैं, सुने, उन्हें सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद हम लैब के अंदर इनकी इग्निशन करते हैं, वो कल्चर मीडियाज़ में रखते हैं जो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। मसलन मेरा सेल अगर स्टेम सेल निकला है फैट से, तो वो टेस्टिस के अंदर तो काम नहीं करेगा ना, उसको उन मीडियाज़ में हमें रखना पड़ेगा जो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आगे उन स्टेम सेल में जो आगे स्पर्म बनाने में काम आते हैं। फिर उसके बाद हम वो वाले जो इग्नाइट हुए हुए हमारे सेल्स होते हैं उनको हम टेस्टिस के अंदर या ओवरीज के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। फिर इसका 3 माह का साइकिल है। 3 माह के बाद हम रिज़ल्ट देखते हैं कि आया वो कन्वर्ट हो गए हैं स्पर्म में या उनकी ऑटोमेटिक स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis। हम ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे पता चले। डॉक्टर साहब ब्रेक की तरफ जाना है, सॉरी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना, ये आपने कहा 3 महीने की प्रोसेस में पता चलता है, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट टिल कंसीव करने का अप्रॉक्सीमेट टाइम क्या होता है, और फिर बच्चा होने तक मतलब ये कितनी क्या प्रोसेस होती है, क्या ये प्रेगनेंसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये डिटेल्स जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर साहिबा एक उम्मीद की किरण लेके आई हैं हमारे शो पे उन सब लोगों के लिए जो साहिब औलाद होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते। और अभी ब्रेक में आप जो बात डिस्कस कर रहे थे उस पर कुछ कहना चाहेंगी आप, वो जो खातून के सर में कील ठोक दिया था, ये जो हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक में। हाँ, मैं ये बात कर रही थी कि देखें कि कैसी कैसी चीज़ों के लिए लोग अपनी हेल्प ले रहे हैं कि हम जेंडर सिलेक्शन करें। अभी हमारे मियाँ वाली में आपको शायद ये वाक़या पता होगा, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे एक यंग कपल था, उन्होंने अपनी पहली बेटी की पैदाइश के ऊपर 7 दिन की बच्ची को फायर मार दिया उस बंदे ने। ये बात। दूसरी अभी जो पिछले दिनों खातून थी, शायद वो पिशाच से उसका ताल्लुक़ था, उस खातून के सर में कील ठोक दिया गया सिर्फ इस वजह से कि ये ट्रीटमेंट है बेटे के लिए। तो मैं अभी आपसे ये बात कर रही थी कि हमें तो फॉरन अवेयरनेस में हमें मना कर दिया जाता है कि ऐसी बात ना इंटरनेशनल आपकी जो मतलब जब जेंडर सिलेक्शन का ट्रीटमेंट मेडिकली मौजूद है दुनिया में, तो व्हाई नॉट यू ऑप्ट दीज ट्रीटमेंट्स। वही तो बात है ना डॉक्टर साहब, अजीबो गरीब हरकतें करेंगे भाई। जब एक दफ़ा आप कंसीव कर लेते हैं उसके बाद एक तरह से ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि जेंडर क्या होगा, उसके बाद कील ठोक ले, बाजू काट दें, मतलब इससे कुछ होगा नहीं। एंड इट्स इनसेन। मतलब औलाद आपके लिए ज़रूरी है या मेल औलाद आपके लिए ज़रूरी है? उस रब ने आपको जो दिया उसका शुक्रिया अदा कर लो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस क्रेजी थिंग्स। इतने लोग हैं जो साहिब औलाद नहीं है, मतलब बच्ची को गोली मार दी, सिक मेंटालिटी। एनीवे, स्टेम सेल की हम बात कर रहे थे। स्टेम सेल की ट्रीटमेंट, कंसेप्शन और ये पूरी प्रोसेस कितनी लंबी होती है? अच्छा, अब 3 माह का मैंने आपको बताया कि हम वेट करेंगे उन लोगों में। इवन हमारे पास जो बाहर से भी लोग आते हैं उन्हें हम 3 माह के लिए वापस अपने कंट्री में भेज देते हैं। 3 माह के बाद वो आएंगे। देयर मे बी 2 पॉसिबिलिटीज़। एक तो ये है कि उनके स्पर्म खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएं और वो नेचुरल कंसेप्शन उनके वाइफ के साथ हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि उनके ही टेस्टिस से हम स्पर्म को एस्पिरेट करते हैं बायोप्सी नीडल से, और उनको अगर उनमें स्पर्म हमें मिल जाएं, क्योंकि 50 to 60% चांस होता है कि इस ट्रीटमेंट के बाद हमें स्पर्म मिल जाएं। जब स्पर्म मिलते हैं तो उनको हम स्पर्म बैंक में जमा कर लेते हैं,
और उनकी मदद से फिर IVF होता है। अगर गुड मोटिलिटी हो तो IUI भी हो सकता है, और अगर उनकी मोटिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है यानी कि वो ज़्यादा तेज़ी से चल नहीं पाते तो फिर IVF हम लोगों में। और क्या यही ट्रीटमेंट खवातीन पे भी वर्क? खवातीन में अगर ओवेरियन फेलियर जो कि इतना कॉमन हो गया है, और मैं समझती हूँ कि हमें ना इस पे पूरा एक अलग प्रोग्राम करना चाहिए कि ओवेरियन फेलियर खवातीन में इतना कॉमन क्यों हो गया। वही नेक्स्ट सेशन में यही बात करते हैं। मैं कह रही हूँ कि मीनोपॉज जो आपको 50 साल की उम्र में आना था, अब खवातीन हमारी 30s में मीनोपॉज में जा रही है जी, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। इस मुल्क में ये तब्दीली ना आ जाए कि बिल्कुल ही हर खातून बेचारी 30 साल में बूढ़ी होकर बैठी हो, ठीक है। बाकी चीज़ें तो कॉस्मेटिक कामों से होती रहेंगी, लेकिन एक्चुअली उनकी रिप्रोडक्शन तो सफ़र करेगी ना। उनमें हम क्या करते हैं कि उन लोगों में जिन्हें ओवेरियन फेलियर हो जाए, उनमें भी इसी तरीके से उन्हीं की बॉडी से स्टेम सेल निकालते हैं। निकालने के बाद उनकी ओवरी में बजरिया ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपी से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मिनी लैब से भी कर सकते हैं। उस ऑपरेशन के ज़रिए उनको ट्रांसफ़र करते हैं। 3 माह के बाद फिर उनके टेस्ट वगैरह रिपीट किए जाते हैं, और उनको एग्जैक्टली कि अगर उनके एग बहुत अच्छे मैच्योर हो जाएं तो इवन वो नेचुरली कंसीव कर सकती हैं, अगर ना हो तो फिर उनको भी IVF पे जाना पड़ेगा। अच्छा मैम, आज के सेशन को क्लोज़ करते हुए आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? और अगेन बहुत बहुत मुबारक हो, 5 साल हो गए दुनिया के सबसे पहले स्टेम सेल बेबी को। थैंक यू सो मच। और वो मतलब उसका क्रेडिट आपको और प्रोफेसर साहब को जाता है जिनकी हमने इनिशियली वो सुनी, बट आई मीन अगर सकीना इंटरनेशनल आपकी जो इंस्टीट्यूट है ये अगर ये जिम्मेदारी ना लेती तो ये कहाँ हो सकता था? जी अच्छा, जो पैगाम है ना मेरा उन लोगों तक कि देखें, अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया में जो भी इलाज आता है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकता। मुझे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहबा ये आप जो काम कर रही हैं ये यूरोप में क्यों नहीं लोगों ने किया, ये अमेरिका में क्यों नहीं किया? वो जी इतनी वहाँ तो वर्ल्ड वाइड तरक्की हो गई। तो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने इसलिए नहीं किया कि दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम इन दीज थिंग्स। उनके लिए बायोलॉजिकल पेरेंटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो स्पर्म डोनेशन भी ले लेते हैं, ओवम डोनेशन भी ले लेते हैं, और ये फैसिलिटी अगर अल्लाह पाक ने हमारे घर में यानी हमारे पाकिस्तान में रखी है, आप खुश नसीब लोग हैं, आप इसको ज़रूर अवेल करें। हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट भी है, जो लोग पुअर हैं जो इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उन्हें अपने रिसर्च बेसिस पे भी उनकी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा कि ये शायद बहुत महंगा इलाज है और हमारी अप्रोच से बाहर है। अगर आप हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो मैं आपको इंटरनेशनल एसोसिएशन से उस फंडिंग से भी आपकी ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और अल्लाह से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना आपने नहीं होना, क्योंकि 2015 से पहले जुगन मैं लोगों को कहती थी जिनके ज़ीरो स्पर्म थे या जिनके ओवेरियन फेलियर था, मैं उन्हें कहती थी सॉरी हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब ये वक्त आया ना कि उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अब वो वक्त भी आएगा कि जो चीज़ें जहाँ पे हमारे यहाँ पे लिमिट ख़त्म हो गई है तो अल्लाह की मदद से हम इंशाल्लाह उस लिमिट को भी टच करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम ओवरी फेलियर के ऊपर ओवेरियन फेलियर के ऊपर बात करेंगे कि ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, और अगर इस किस्म की सिचुएशन हो जाए तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस क्या हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने हर्बल सेगमेंट में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारी प्यारी सी नैयर आपा हमारे साथ है। मिसेस नैयर ज़िक्रिया एज यू नो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, हर्बलिस्ट हैं, एक्सपर्ट इन हर ओन फील्ड, सैलून भी ओन करती हैं, इनकी अपनी ब्रांड भी है। नैयर आपा आज सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। वो सुबह हो गया ना सलाम, पहले तो वो भूल जाती हूँ कि ऑनर भी करना होता है। अच्छा तो ये बताइए कि आप हमेशा से मुझे
अरसा अज़ल से कहती आ रही हैं कि हमारे जो सीजनल फल और सब्जियां होती हैं और जो हमारे नेचुरल हर्ब्स हैं उनसे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कभी भी केमिकल वाली चीज़ों से नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे। सो आज हम किस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं? हाँ जी, गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं। गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही आप देखें कि पसीना, स्वेटिंग, और जिन लोगों की बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयली स्किन होती है, ओपन पोर्स, एक्नी, और जो बच्चियाँ हिजाब वगैरह करती हैं, स्कैल्प पीचिंग, खारिश, और ये इस तरह के इशूज़ जो है वो शुरू हो जाते हैं। और आप देखें कि स्ट्रॉबेरी हर तरफ जो है मार्केट में अवेलेबल है और कोई महंगी नहीं है, सस्ती है, और हर कोई इसको पसंद करता है। इसका शेक भी बनता है, इसको ऐसे भी खाया जाता है, तो इस वजह से घर के अंदर ये फ्रिज में आपके पड़ी हुई होती है। तो इसी के साथ जो है वो जितने भी इश्यूज़ हैं इस सीज़न के, आपकी हेल्थ से, आपकी स्किन से, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड, तो उसको जो है वो हम इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ सबसे पहले, जैसे जुगन आप अभी बात कर रही थी एक्सफोलिएटर की, ठीक है, इसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड यानी कि AHA, ये वो एसिड है, नेचुरल है, कि जो आपकी स्किन को नेचुरली आपके डेड सेल्स को रिमूव करता है, आपकी कलर टोन को जो है वो बेहतर करता है। अगर सनबर्न हो गया है, पिगमेंटेशन है, तो उस सब के लिए इसको खाने में भी, क्योंकि विटामिन C है, एंटीऑक्सीडेंट है, खाने में जितना ये जो है ये बेनिफिशियल है, आपकी स्किन के ऊपर आपके जितने भी इश्यूज़ हैं उसके लिए भी जो है ये बहुत बेहतरीन है। ठीक है। इसके लिए आप क्या करें, एक ही दफ़ा जो है वो पेस्ट बना के इसको आइस क्यूब के अंदर जो है वो आप जमा लें। यानी कि वो जो आपने, इन्होंने एक बड़ी अच्छी टिप दी एकदम, मैंने कहा अब कभी कभी नींबू नहीं होते घर में, उन्होंने कहा भाई जूस निकालो, आइस क्यूब की ट्रे के अंदर डालो और फ्रीज कर दो। इसी तरह लहसुन अदरक की पेस्ट का आपने मुझे बताया था, एक दफ़ा उसको फ्रीज कर दो। तो स्ट्रॉबेरी को भी आप इस तरह इसी तरह से जो है वो आप फ्रीज कर सकते हैं। इसके साथ और भी जो है वो काफ़ी रेमेडीज शेयर करेंगे कि क्योंकि ये जो 2-3 दिन के बाद जो है ये ख़राब हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो इस वजह से जो है वो इसको थोड़ा प्रिजर्व करना जो है वो ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट थिंग क्या बना रहे हैं? सबसे पहले जुगन जो है वो हम एक एक्सफोलिएटर बनाएंगे कि अगर आप इसको डेली बेसिस पे जो है वो यूज़ करेंगे तो कोई भी जो है वो आपकी स्किन के ऊपर कोई भी इश्यूज़ हैं तो वो उससे जो है वो आप बचे रहेंगे। जैसे कि, हाँ जी, जैसे कि जैसे भी हमने बात की है कि ऑयली स्किन, एक्नी स्टार्ट, ओपन पोर्स, डेड स्किन, पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, इस तरह के इश्यूज़, उसके लिए आपने क्या करना है, ये तकरीबन 2 टीस्पून 1 टेबलस्पून के करीब हमने जो है ये पेस्ट ले ली, और इसके अंदर क्योंकि एक्सफोलिएटर बना रहे हैं, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जो है वो हुस्न यूसुफ डालें। हुस्न यूसुफ जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, और इसके आप देखेंगे जो ग्रेन्स हैं, इतने माइक्रो ग्रेन्स हैं इसके कि बहुत माइल्डली जो है ये आपकी स्किन से जो है वो, हाँ जी, हाफ़ टी स्पून इसमें कॉर्नस्टार्च की जो है वो आप डाल दें, ये लीजिए, हाँ जी, और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी की। बस ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स कर ली। ये आपका जो है वो जुगन, ये देखें फेस, ये सिर्फ फेस के लिए या पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं? ये फुल बॉडी जुगन, हाँ जी, यहाँ पर ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। वो उसमें है अभी, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना इसको और बहुत ज़्यादा इसको आपने थिक भी नहीं करना। इस तरह करना है कि आप इसको आराम से, हाँ जी, स्क्रब के तौर पे यूज़ कर लें। इसको आपने क्या करना है, 5 मिनट के लिए लगाना है, 5 से 7 मिनट बड़ा जेंटल सा जो है वो मसाज करके, ये बिल्कुल जिस तरह से जो उपटन रिमूव होता है ना, बट्टियाँ बन के, उस तरह से ये बट्टियाँ बन के उतर जाएगी। तो ये मास्क स्क्रब दोनों ही है? दोनों ही है। ये जस्ट लाइक जो है वो आप कह लें कि कंप्लीट आपका फेशियल हो जाएगा। ओके। तो ये क्लिंस भी करेगा, एक्सफोलिएट भी करेगा, नरिश भी करेगा, और इसको आप जब रिमूव कर देंगे तो इसको आप ड्राई होने दें, ये स्किन को जो है वो लिफ्ट करेगा, टाइट भी करेगा। अच्छा, लिप टिंट का आजकल बड़ा ही फैड चला हुआ है। हाँ जी बिल्कुल हाँ जी, जिन्हों पूछे उन्होंने कहता लिप टिंट फलां का बताओ तो फलां का बताओ, और इतने महंगे मार्केट में अवेलेबल है, समझ ही नहीं आती कि बंदा क्या करे। उसके लिए जो है वो जो बेस्ट जो है वो इंग्रेडिएंट रहता है वो कोकोनट ऑयल है। वाइट पेट्रोलियम जेली भी यूज़ होती है, बट जो है वो ऑर्गेनिक के अंदर आपको पता है कि जो है वो आप ज़्यादा हम बना रहे हैं तो हम 1 टेबलस्पून जो है वो 1 टीस्पून डाल दी। अच्छा, हाँ जी, और इसके अंदर जो है वो आप थोड़ा सा जो है वो फूड कलर, ऑर्गेनिक, किसी किस्म का कोई इसका जो है वो नुकसान नहीं है। आप स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर ले सकते हैं इसके अंदर, हाँ जी, और इसी के अंदर आप थोड़ी सी जो है वो स्ट्रॉबेरी की पेस्ट भी डाल लें। अब ये ख़राब तो नहीं होगा? नहीं, इसको आप बना के 8 दिन के लिए फ्रिज में रख लें। इसका जो तरीकाकार है, नाइट में आपने फेस वॉश किया, आप इसको लिप पे लगाएं और आप इसको जो है वो मसाज करें, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्स हैं स्ट्रॉबेरी के, तो इसको आप मसाज करते चले जाएं। ये आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करेगा, आपकी टैनिंग को ख़त्म करेगा, और प्लस जो है वो आपके लिप्स में एक बड़ा अच्छा एक पिंक सा जो है वो टिंट आ जाएगा।
और ये आपकी चीक्स पे भी लगाया जा ये आप सकता है, चीक्स पे भी लगाएं, हाँ जी, आइज के ऊपर भी लगा के आप इसको रिमूव कर दें, नेचुरल सा आपका जो है वो एक मेकअप जो है वो हो जाएगा। अच्छा, आप ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक में जाने से पहले एक सीरम बता दें जरा स्ट्रॉबेरी हाँ का। जी, सीरम के लिए जो है वो जुगन सबसे बेहतरीन जो है वो एलोवेरा जेल है। ठीक है, आप प्योर एलोवेरा जेल ले लें या मार्केट में कोई भी जो है वो अवेलेबल है एलोवेरा जेल, आप जो है वो उसको ले। हाँ जी, ठीक है, ओह वेरी नाइस। अच्छा, ये इसी से बन जाता डल जाता है, ठीक है। और एलोवेरा जेल आप इसके अंदर डाल दें, विटामिन ई के कैप्सूल्स आज जो है वो आप डाल सकते हैं, और इसी के अंदर जो है वो आप ये स्ट्रॉबेरी का जो है ये पल्प डाल दें, क्योंकि ये रिच विटामिन सी है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, ये आपकी स्किन को जो है वो आपकी स्किन की टोन को जो है ये बेहतर करेगा, आपकी स्किन को जो है वो लिफ्ट करेगा, ग्लो देगा। और गर्मियों के अंदर भी जुगन किसी की अगर जो है वो स्किन ड्राई हो जाती है तो ये उस ड्राइनेस को भी ख़त्म करेगा बहुत माइल्डली, क्योंकि गर्मियों के अंदर अगर स्किन ड्राई हो रही है तो आप कोई ऑयली चीज़ जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वाली जो बेस है आपकी, इसके साथ आपकी ड्राइनेस भी ख़त्म होगी। इसके अंदर जो है वो अगर आपकी ज़्यादा जुगन ड्राई स्किन है तो इसमें ग्लिसरीन भी आप ऐड कर सकते हैं, बिकॉज के जो ग्लिसरीन है ये न्यूट्रलाइजर है, ये आपकी स्किन को न्यूट्रलाइज करके तो नेचुरली आपकी जो ड्राइनेस है उसको ख़त्म कर देगी। चापा, इसको थिक कितना होना चाहिए? थिक के ये बिल्कुल यानी कि ना बहुत ज़्यादा सख्त हो, यानी कि बिल्कुल एक लिक्विड उसमें फॉर्म में। तो बेसिकली आपने इस तरह करके अपने किसी भी सिरम बॉटल जो भी आपकी खत्म हो गई है किसी भी सिरम की, उसको आप अच्छी तरह वॉश करके अच्छी तरह शेक करके ऐसे करके आपने बना लिया। और ये कितनी देर तक ये आप फ्रिज में रखें, फ्रिज में रखें 8 दिन 10 दिन ये रहे, 8-10 दिन के बाद दोबारा बना ले, क्योंकि जिगर तो फिर बनाए उतना ही जितना आपने यूज करना है। हमको इसमें प्रिजर्व जो है वो नहीं लगा रहे हैं, तो इस वजह से 8 से 10 दिन के लिए जो है वो इसको आप फ्रिज में रखें और दोबारा बना लें, क्योंकि हमारी कुछ भी कॉस्ट इसके अंदर नहीं आई। सही है। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर फैसल ने भी हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर मासूमा ज़हरा भी हमारे साथ हैं, तो अपनी नेक्स्ट रेसिपीज़ की तरफ जाएंगे। अभी आपसे कुछ और एक दो मैंने चीज़ें सीखनी है अभी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं अभी ब्रेक से पहले नईरापा ने हमें गाइड किया कि स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड हम क्या क्या बना सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मासूमा ज़हरा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जुगन? ठीक हूँ। ये जो साइनस वायरल खूबसूरती चल रही है आजकल, तबीयत आपको पता है हर किसी की ख़राब हुई भी है, एंड ऑब्वियसली इंसान सबसे पहले जाके अपना कोविड का टेस्ट कराता है, वो नेगेटिव निकलता है तो फिर सामने सा आता है कि चलो ठीक है बीमार हूँ, लेकिन वो नहीं है। वैसे भी अब 3 दफ़ा हो चुके हैं, अब एक और दफ़ा हुआ तो फिर तो शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आ जाएगा। आप ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस डॉक्टर फैसल, मेरे बहुत ही प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब और मैं साथ साथ ही बीमार रहते हैं। चले आपके पास ही आ जाती हूँ मैं। हाँ, ये बताइए डॉक्टर साहब कि आज हम एक तो ये बता दूँ कि ये भी अपनी हर्बल लाइन अनकरीब लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह। मैंने कहा बता दूँ, ज़बरदस्ती। अच्छा, ये बताइए कि क्या आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी से, और आप तो ग्रेप फ्रूट भी ले आए। हाँ जी, ग्रेप फ्रूट और स्ट्रॉबेरी के साथ एक ड्रिंक बताएंगे जिससे वेट लॉस के लिए। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी से दांतों को कैसे वाइट किया जा सकता है, और जिनके नकल्स वगैरह ब्लैक हो जाते हैं इसके लिए मास्क बताऊंगा। अमेजिंग, ठीक है। पहले ड्रिंक बता देना, क्योंकि आपको पता है ना कि मैं ड्रिंक बताया, और है भी सबसे आसान। ये ग्रेप फ्रूट का जूस निकाल के रखा हुआ है। अच्छा, इसको पीना हमने थोड़ी मकदार में, ज़्यादा मकदार में नहीं पीना। बड़ा ही कौड़ा होता है ग्रेप फ्रूट का जूस वैसे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें हमने तकरीबन, अगर ये फ़र्ज़ कीजिए 4 टेबल स्पून है, तो हमने 4 से 6 टेबल स्पून ही स्ट्रॉबेरी जूस के डालने। पल्प डाल लीजिए इसका। ये पीने वाला है या सिर्फ टीवी पे दिखाने वाला है? नहीं, ये बिल्कुल पीने वाला। अच्छा ठीक है, मैंने कहा कि टीवी पे दिखाने वाला ना मैं पी लूँ तो। और इससे फिर क्या होगा, इसमें और कुछ डालना है? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि तो दोनों चीज़ें जो पतली हो जाऊंगी। हाँ, डेली पीने से पूरा नहीं नॉट बैड। हाँ, यस।
कस्में पुरानी आपको पता, मैं ऑनरी गंदी शक्लें बनानी शुरू कर देती हूँ, नॉट बैड। मैं क्योंकि सिर्फ ग्रेप फ्रूट जूस सुबह पीती हूँ एक निकाल के, क्योंकि आई थॉट आई वाज एलर्जिक टू ग्रेप फ्रूट। फिर मैंने अपना पूरा वो एलर्जी टेस्ट वगैरह कराया और डॉक्टर ने कहा एक दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करना। आई ट्राइड लास्ट वीक, 1 टेबल स्पून एक दिन लिया, अगले दिन 2 टेबल स्पून लिया। अब एक पूरा ग्रेप फ्रूट का जूस मैं सुबह पीती हूँ। कहते हैं खाली पेट पी लो तो वेट लॉस होता है, लेकिन फिर उससे तेज़ाबियत भी बढ़ जाती है। हाँ, हो सकती है कुछ लोगों को तेज़ाबियत। स्ट्रॉबेरी मिक्स कर लेंगे तो तेज़ाबियत नहीं होगी, खट्टा है ना हल्का सा, बट मेरे मिजाज का है। ठीक है। अच्छा चले, अब मैं तो पतली हो रही हूँ और बताएं और क्या करते हैं। हाँ, ये जोनसन है बहुत अच्छा। और आपको स्ट्रॉबेरी जोनसन है वैसे भी वेट लॉस के लिए ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें 100 ग्राम्स में 75 के करीब कैलोरीज होती हैं। इसमें मिनरल्स, वाइटामिन्स और प्लांट केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, दांतों को वाइट करने के लिए इसको दरमियान में से ऐसे चीरा लगा लें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम छिड़क लेंगे बेकिंग सोडा, मिक्स कर लें इसके ऊपर। ये मैं नहीं करने वाली, अगर आपको लग रहा है कि मैं करूँगी। ये आप ना कीजिए, मैं सिर्फ पीने और खाने की हद तक अवेलेबल होती हूँ, नहीं आपा को पता है मेरा। ठीक है, ये करके और इसको दांतों पे ऐसे करके आपने इसको यहाँ से दबा लें और इसको आपने रगड़ना है। दिखाएं? हाँ। करके दिखाऊं? करके दिखा। नहीं ऑनर ना करें, अब आपका मुंह कैसे हम साफ करेंगे, आपको मुंह में फंस जाएगा। ये जो है ना, इसको करके दांतों में और करके इसको तकरीबन 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक के लिए छोड़ दें। उसके बाद अपना रेगुलर टूथब्रश करें और आप देखिएगा दूसरी तीसरी दफ़ा में आपके जो स्टेन्स पड़ते हैं दांतों पे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, गारंटी के साथ इंशाल्लाह। ये स्ट्रॉबेरी सिर्फ खाने में मज़े की नहीं है, इसके और भी बड़े फ़वाइद हैं। बहुत सारे विटामिन सी से भरा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नेक्स्ट अगली चीज़ भी बता दें। चलिए, नहीं बतानी तो ना बताएं। नहीं, बिल्कुल बताएं। मैं खटा जूस पी रही हूँ ख़राब गले के साथ। बट खैर एक बात बताऊँ, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि अगर गला ख़राब हो तो आप ऑरेंज जूस नहीं पी सकते, आप ये चीज़ें नहीं पी सकते। बिकॉज होता यह है कि उसमें इतनी विटामिन सी होती है कि वो एक्चुअली आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर कर देता है। लेकिन कुछ लोगों को उससे इरिटेशन बढ़ जाती है, तो वो अपनी एहतियात कर लें। जैसे आपने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेप बढ़ गई, अगर एहतियात, अगर इरिटेशन बढ़ गई तो फिर कल नहीं करेंगे शो। अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये है लेनी है दही। दही में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑरेंज पील पाउडर। ठीक है। ठीक है, नारंगी के माल्टे के छिलके क्या का पाउडर, नारंगी क्या पाउडर इसको कहते हैं। ये जो जिनके ये नकल्स वगैरह ब्लैक हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, उनके लिए वाइटनिंग, पाँव और हाथ दोनों के लिए। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, ये है नीम का पाउडर। लोगों ने मुंह पे लगाना शुरू कर देना है वाइटनिंग की हाँ, बात कर करो लें, तो लगा लें। मगर मतलब अपनी स्किन कलर के साथ ही अगर खुश हो जाए तो कितनी प्यारी बात होगी। बहुत अच्छी बात। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के अंदर, हर्बल एक्सपर्ट्स हैं या जो हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि वो अपनी स्किन को गोरा करने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपनी ही स्किन को इन्हांस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि गोरा होना। स्किन को इन्हांस करना या बेहतर करने का मतलब ये नहीं है कि आप गोरे हो जाएं। बट चले, जिन लोगों को बहुत ज़ोर से गोरापन आया हुआ है उनको हम बता देते हैं। जिनको बहुत ज़ोर से गोरापन आया, आपको पता नहीं, ये मसला है सिर्फ साउथ एशिया में, सारी दुनिया में लोग जो हैं वो अपनी स्किन टोन को ही ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं। और बल्कि पिछले दिनों कुछ ब्लैक्स जो थे उनकी पिक्चर्स चल रही थी, तो माशाल्लाह इतने खूबसूरत, इतने हसीन लोग लग रहे थे। अपने कॉम्प्लेक्शन में रहते हुए भी आप अच्छे लग सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। अच्छा, अब इसी की एक वेरिएशन बता रहा हूँ। जिन बच्चों इसको लगाना कैसे करना, इसको लगा लें, जैसे ये है, इसको लगा के छोड़ दें पूरे हाथ पे, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें, जब तक आप छोड़ सकते हैं 15 मिनट कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें इसको लगा के हल्का स्क्रब करते रहें। उसके बाद आप इसको धो लें, तो आपके जितने भी, वैसे पहली दफ़ा से फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाता है। काफ़ी चीटे हो गए एकदम से आपके ये देखें ना, ये दिस इज़ बिकम वाइटर। ठीक और है। ये भी जबकि फौरी तौर पे किया, तो ये बहुत इफेक्टिव, बड़ी अच्छी सी चीज़ है और बड़ी सस्ती चीज़ है। इसी का एक वेरिएशन आपको हेड मास्क का बता रहा हूँ, ठीक है ना। स्कैल्प मास्क, कि आप जिन बच्चों के नमी की वजह से, फंगस की वजह से जुएँ पड़ जाती हैं, उनके लिए ख़ास तौर से। इसमें हमने नीम तो ऑलरेडी डाला हुआ है, बस इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इजाफा करेंगे रीठे के पाउडर का। रीठे का पाउडर का, इससे बाल डार्क भी हो जाएंगे? इससे बाल अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको अगर झाग बनाएगा, अच्छा ठीक है। और जिनको जुएँ हैं वो नीम का पाउडर जो उनसे है वो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। जिनको फंगल इन्फेक्शन है, स्ट्रॉबेरी उसमें बड़ा अच्छा काम करेगी। दही लैक्टिक एसिड है, वो एक्सफोलिएट करेगी। और जो ये आपका हमने डाला है रीठे का पाउडर, ये क्लींस करेगा। तो ये बहुत अच्छा है कि आपका हेयर पैक तैयार हो जाता है।
ओके, केले भी पड़े हुए हैं, इनके साथ क्या करना? इसके साथ एक स्मूदी बताऊंगा, वो हम बाद में करेंगे जब हमारे पास ब्लेंडर आ जाएगा वापस। अभी मासूमा ने ब्लेंडर चोरी किया हुआ है तो उनके पास जाते हैं ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमारे साथ है ब्लेंडर। ब्लेंडर कैसे हो तुम? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मासूमा हमारे साथ है। मैं क्या थोड़ा बेचारे ब्लेंडर इतना हमारा साथ देते हैं, हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, उस बेचारे को भी हमें थोड़ी सी लिफ्ट करा देनी चाहिए। क्या सुना है कि बड़े आप ट्रैवल करके वापस आई हैं? शुक्र माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हो गया। बल्कि आज आपने बुलाया और मैं सोती रहेगी वाली बात थी। हाँ, और ये हैरान कुन बात है क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है, कभी नहीं हुआ, हमेशा मैं पहुंच जाती हूँ। अच्छा, तो हम अब क्या बना रहे हैं आज? स्ट्रॉबेरी के साथ स्ट्रॉबेरी से टूथपेस्ट बनाना बता रही हूँ मैं। हैं? ठीक है, नेचुरल टूथपेस्ट आप कैसे बना सकते हो। स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह से मैश करो, फिर इसका पल्प जो है ना सारा पानी से खाली कर लो, जितना मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये ड्राई सा थोड़ा सा चाहिए, वाटरी उसमें नहीं चाहिए। अच्छा, तो वो जूस विटामिन से जूस नहीं चाहिए। जूस निकाल रही हूँ मैं, इसका पल्प ले रही हूँ। जूस पी लें या तो या फिर उसके इसका भी बना लेंगे ना, टोनर बना लेंगे। ठीक है, इस तरह ये 2 स्ट्रॉबेरीज ली हमने और आप एक जार ले लो, उसके अंदर आप ये पल्प डाला, साथ में थोड़ा सा मीठा सोडा, हाफ टी स्पून वो जिस तरह अभी डॉक्टर फैसल ने बताया व्हाइटनिंग वाला जो मामला है। हाफ टी स्पून मीठा सोडा, हाफ टी स्पून नमक बीच में डालें और इसके साथ आप ऐड कर लेंगे बीच में कोकोनट ऑयल। ऐसे करके डाल दूं? कितना? 1 टेबलस्पून की, बस ज़्यादा नहीं। ये आपके गम्स को सूदिंग इफेक्ट देगा, आपके दांतों को वाइटनिंग इफेक्ट देगा। और ये देखें ना व्यूअर्स, ये एक अच्छा सा एक इस तरह पेस्ट जैसी बन जाएगी और इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दोगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कोई खाली ट्यूब है तो उसमें डाल लें। हम तो यूजुअली इसको ट्यूब्स में डाल के और रख लेते हैं और इसको फ्रिज में रखना पड़ता है, इसको बाहर ना रखें क्योंकि गर्मियों में कोकोनट ऑयल जो है वो पिघल जाएगा। अगर आप इसको फ्रिज में रखोगे तो ये प्रॉपर पेस्टी फॉर्म में ये बाहर आएगा, टूथपेस्ट के तौर पे इस्तेमाल और वैसे भी कहते हैं कि अगर आप कोकोनट ऑयल से कुल्ली करें, आपने बताया था, तो आपके सारे वो जो एक वो निकल आते हैं, बिल्कुल आपके सारे के सारे जितने जर्म्स हैं वो सही होते हैं। ओरल हाइजीन बेहतर होती है, विटामिन सी की वजह से और ग्रेन्स की वजह से जो स्ट्रॉबेरी है वो वाइटनिंग इफेक्ट देता है। इसी तरह साथ में मीठा सोडा और नमक है वो मसूड़ों की तकलीफ को ख़त्म करता है। तो ये बेसिकली टूथपेस्ट के साथ साथ आपके दांतों की ट्रीटमेंट भी, जिनके मुंह से खून आता है, मसूड़े फूल जाते हैं, मुंह में छाले निकलते हैं, उनके लिए बेस्ट पेस्ट बन जाती है। अमेजिंग। अब दूसरी साइड पे आ गया, आपने इस तरह जूस निकालना है, पल्प निकाल के खाली अगर जूस आ जाए तो वो लेके उसको रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके, ये सिंपल चीज़ है, आप इसका टोनर बनाओगे। लेकिन इसके अंदर आधी चीज़ें जो हम पत्ते ज़ाया कर देते हैं स्ट्रॉबेरी के, जो पत्ते हैं ये उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी स्ट्रॉबेरी है। ख़ास तौर पे ये हमारे टंक्चर्स के लिए काम आता है, वूंड को हील करने के लिए काम आता है, एक्ने के लिए काम आता है। बट फ्रेश पत्तों का असर ज़्यादा है, इसको सुखा के ड्राई करके सारा साल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जैसे नैयर आपा बताती हैं और हम भी कह रहे होते हैं कि आप इसका कहवा बनाओ अच्छी तरह से। 2 ग्लास पानी में एक इतने से मुट्ठी भर जो है वो पत्ते ले लें, उनको अच्छी तरह से बॉईल करें। इतना बॉईल करें कि वो 1 कप रह जाए, तो ये आपका प्रॉपर स्ट्रॉबेरी लीफ टिंक्चर बन जाएगा। ठीक है, इसको बना के क्यूब्स बना के आप रख लो। एक्नी है तो वो लगाओ आप उसको डेली, दिन में 1 से 2 बार। रात को सोने से पहले क्लिनजिंग करके अगर आप ये पानी लगा के सो जाते हो तो आपके दाने ऐसे वैनिश होते हैं कि जैसे अभी आप बता रहे थे बच्चे का कि उसको जल्दी से रैशेस हो जाते हैं। तो अगर आप उसको ये पानी विद रोज़ वाटर, यानी आपने ये पानी बना के क्यूब बना के रख लिया, 1 क्यूब निकाली, थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला, तो आप उसको इजीली कहीं पे भी, कहीं कोई बाइट है, इंसेक्ट बाइट है, वाटर के अंदर ही डायरेक्ट आपने पहले मैं ये बता रही हूँ, ये पहले आप बनाओगे, पानी बना के ही रख लिया आपने। ठीक है, 1 क्यूब ली,
थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला। ये उन लोगों के लिए कि जिसको एक्ने होती है, जिसके स्किन रैशेस होते हैं, जिनको एक्जिमा है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, ये लगा लिया करें। उसके अलावा जो टोनर हमने बनाना होता है, जो टोनर बनाना है उसके लिए फिर रोज़ वाटर और यही क्यूब ले लेंगे और साथ में आप इसका जूस ऐड करके मिक्स करके रख लेंगे। ये 7 से 8 दिन के लिए बनेगा। ये बना के रख लो, ये रिफ्रेशिंग है बहुत ज़्यादा। गर्मियों में ख़ास तौर पे ओपन पोर्स हैं, पसीना ज़्यादा ना बनाएं, इतना बनाएं जितना इस्तेमाल कर सकते हैं 10-8 दिन के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो ये एक टोनर हो गया, पेस्ट होगी, और ये लीफ जो है ना इसके जूस बना के टी बना के आप रख लीजिए। इसी टी के साथ जो आपने क्यूब बनाया है, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो आप उसके अंदर ये भखड़ा के हर्ब मिल जाता है, 10 दाने भखड़ा, थोड़ा सा 1 क्यूब जो आपने बना के रखी। मैं बार बार बना के रखने का इसलिए बोल रही हूँ कि यूरिन इन्फेक्शन तो सारा साल हो सकती है और ये पत्ते सिर्फ आपको चंद कुछ दिनों के लिए मिले हैं, तो आप ये अच्छा ज़्यादा सारा इसकी टी बना के रख लीजिए। 1 क्यूब वो निकाली, 10 दाने ये भखड़े के डाले, इसको बॉईल किया और ये कहवा सुबह शाम पिएं तो ये बेस्ट डायूरेटिक भी है। बेस्ट डायरेटिक भी है, हाँ। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनको यूटीआई बहुत ज़्यादा, ख़वातीन में तो वैसे यूटीआई आप कहते हैं कि जो आप इसके साथ जीना सीख लो, ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रीटेबल है और ट्रीटेबल है। और दूसरी बात ये है कि व्यूअर्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अगर आप जड़ पे पहुंचे ना तो 90% ऑफ द टाइम ये होता है कि आपकी पानी की इंटेक कम होती है, आप फल सब्जियां नहीं इस्तेमाल करते। ख़वातीन अक्सर अपनी ज़िंदगी में फल सब्जियां ये चीज़ें बॉदर नहीं करती, कहते बच्चे खा लेंगे, शोहर खा लेगा, फल पड़ा होगा, एक केला रह गया, अच्छा चलो मैं हस्बैंड को शेक बना के दे दूंगी। आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है ये सब चीज़ें लेना। अगर आप अपना नहीं ख्याल रख सकते तो दूसरों का क्या रखेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पानी है, उसको तो हम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। पानी अगर पीने लग जाएं व्यूवर्स तो आप आधी से ज़्यादा बीमारी घर पे ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक रीज़न ज़रूर है जो मैं शेयर करूँगी, जिस पे मैं बड़ी दफ़ा बात भी कर चुकी हूँ और मुझे बड़ा इस बात पे गिला भी होता है कि पब्लिक वॉशरूम्स ख़वातीन के इस्तेमाल के काबिल नहीं होते। मर्द हज़रात का क्योंकि सिस्टम फ़र्क होता है तो इट डज़न्ट मैटर अगर गंदा हो बाथरूम, बट ख़वातीन के लिए पब्लिक स्पेसेस में वॉशरूम्स ऐसे नहीं होते जो इस्तेमाल के काबिल होते हैं, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा ख़वातीन अपने यूरिन को होल्ड कर लेती हैं, उससे भी इन्फेक्शन बढ़ती है। प्लीज़ पानी की मिकदार ज़्यादा करें, ज़्यादा पानी पिएँ, घर से निकलने से पहले ज़रूर वॉशरूम यूज़ करें और फिर वापस आने के फ़ौरन बाद भी यूज़ करें। और कोशिश करें कि अगर पब्लिक स्पेस में नहीं यूज़ कर सकते तो अगर आसपास कहीं जानने वाले रिलेटिव का घर है वहाँ पे जाके वॉशरूम यूज़ कर ले। डोंट होल्ड योर यूरिन, ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होती है, फिर इन ख़वातीन को किडनी के इश्यूज़ भी हो जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी ये हम क्या पका रहे हैं आपा? जुगन स्ट्रॉबेरी क्योंकि बहुत कम सीज़न के लिए आती है और लेके आए 2-3 दिन के बाद जो है वो ख़राब हो जाती है। आगे रमज़ान आ रहा है तो इतना टाइम नहीं होता क्योंकि इबादत पे ज़्यादा जो है वो टाइम हम लोग दे रहे होते हैं, तो उसमें ये कि इस तरह की चीज़ें को इंस्टेंटली जो है वो हो जाए। और इसका शरबत स्ट्रॉबेरी का, इसका जूस, इसका शेक, इस तरह का स्क्वाश होता है, बहुत मज़े का जो है वो बनता है। तो ये मैं आपको मल्टीपल चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। 1 प्याली जो है वो मैंने ग्राइंड करके स्ट्रॉबेरी की जो पेस्ट है ये ले ली है, ठीक है। जितना हमने ये लिया है उतनी ही इसके अंदर जो है वो आप चीनी डाल देंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो आप 2 या 3 जो है वो लेमन का जो है वो जूस डाल दें और इसको जो है वो आप पका लें, ठीक है। जब ये सारी चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाए, एक तार सी बन जाए, जिस तरह से हम वैक्स बनाते हैं और एक तार सी बन जाती है ना, तो उसी तरह से जो है ना इसकी एक तार सी जो है ये बन जाए। आपा स्ट्रॉबेरी वैक्स नहीं बन सकती? जी, ये स्ट्रॉबेरी वैक्स ही बन रही है। अच्छा, ओके। इसको हम जो है वो वैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट वैक्स मार्केट में अवेलेबल है और बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये अगर आपने अपने हेयर रिमूव करने, वैक्सिंग करनी है तो आप इसके साथ वैक्सिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हाँ जी डाल दें इसमें। इसको आप ठंडा करके आइस क्यूब्स के अंदर जो है वो जमा लें। अचानक से जो है वो गेस्ट आ गए हैं तो फ्रीजी ड्रिंक वगैरह देने से बेहतर ये चीज़ें हैं। ठंडा पानी करें, उसके अंदर 2 आइस क्यूब डाल दें, ये आपका जो है वो स्ट्रॉबेरी जूस जो है ये रेडी हो जाएगा।
इसी को अगर आपने जो है वो शेक बनाना है तो फिर आप इसके अंदर लेमन ना डालें, अगर आप शेक ज़्यादा पसंद करते हैं अफ्तारी वगैरह के लिए, तो सिंपल चीनी को स्ट्रॉबेरी को पका के इस तरह से आइस क्यूब में जो है वो इसको जुमा लें। इसको आप जो है वो दूध के अंदर डालें, ब्लेंड करें, आपका स्ट्रॉबेरी जो है वो शेक बन जाएगा। और अगर जो है वो आपके पास टाइम नहीं है, आप क्या करें, थोड़ा सा दही लें, ये वाली आइस क्यूब उसमें डालें, ये मेल्ट हो जाएगी, मिक्स करें, ये आपकी बहुत ज़बरदस्त जो है वो क्रीम जो है वो रेडी हो जाएगी फेस के ऊपर लगाने की। वाह, यानी कि इन सिर्फ 2 चीज़ों को, और ये 6 महीने भी जो है वो पड़ी रहेगी, इसका टेस्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा। आपने इसका कलर जो है वो ज़रा बेहतर करना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो रेड कलर जो है वो रेड फूड कलर आप इसके अंदर डाल दें। फूड ग्रेड कलर जब डालते हैं ना तो व्यूअर्स उसमें कोई डैमेज नहीं होता आपकी। हाँ जी, तो मैं तो जुगन इसको जो है वो ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज का मैं क्योंकि बहुत पसंद की जाती, कोई भी गेस्ट वगैरह आया, पानी के अंदर जो है वो इसको डालें, आइस क्यूब डालें, ब्लेंड कर दें, इतना ज़बरदस्त आपका जो है वो स्ट्रॉबेरी स्क्वाश जो है वो रेडी हो जाता है और इतना मज़े का जो है ये लगता है, और आपकी जो है वो पैसे भी बचते हैं, टाइम भी बचता है, और फ्रीजी ड्रिंक आपको पता है कि उससे बेहतर जो है ये चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ क्लब सोडा भी तो डाल सकते हैं ना, जिस तरह क्लब सोडा होता है। एक ऑप्शन मैं आपको ये जरूर दूंगी कि क्लब सोडे में डाल दें आप, ये तो आप ये डाल के इसको जो है वो आप ब्लेंड कर दें, स्ट्रॉबेरी कोला बन जाएगा आपका। स्ट्रॉबेरी कोला बन, ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर। जब इसकी तार बनने लग जाए तो आप इसको बेशक जो है वो फ्रीज ना करें, आप आइस क्यूब के अंदर जमा के इसको किसी भी कंटेनर के अंदर जो है वो आप कॉर्न स्टार्च उस पर डाल दें ताकि वो मेल्ट वगैरह ना हो। तो आप इसको बाहर भी जो है वो किचन में भी ऐसे ही रखेंगी तो ये ख़राब नहीं होगी, बेशक जो है वो इसको फ्रिज में रख लें, ठीक है। ठीक। इसके बाद जो है वो हेयर पैक एक जो है वो मैं जुगन बताऊंगी। हेयर पैक के लिए जो है वो मुल्तानी मट्टी जो है ये बहुत ज़बरदस्त है ऑयली स्कैल्प के लिए, जिनकी बहुत ज़्यादा गर्मियों में इचिंग हो रही होती है, ख़ारिश हो रही होती है, ठीक है। तो शैम्पू करने के बाद जो है ये वाला हेयर मास्क 1 टेबलस्पून आप जो है वो मुल्तानी मट्टी का लेंगे और इसके अंदर जो है वो आप स्ट्रॉबेरी जो है वो इस जूस डाल दें ताकि ये एक पतली सी जो है ये इसकी पेस्ट बन जाए, और 1/4 टीस्पून जुगन इसके अंदर आप डालेंगे बेकिंग सोडा, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है ये अल्कालाइन है, इसका pH लेवल 9 है। अच्छा। तो जिनके जो है वो बाल धोने के 1 घंटे बाद इस स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, ये उनके लिए जुगन बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह से ये वाला अच्छा, ये मज़े की बात ये, इसमें अगर आप दही भी डाल लेंगे तो आपको शैम्पू की जो है वो ज़रूरत नहीं रहेगी। गर्मियों के अंदर जुगन जो बार बार डेली बेसिस पे शैम्पू भी कर रहे होते हैं वो भी आपके बालों को ख़राब कर रहा होता है, तो आपने डेली बेसिस पे अगर अपने बालों को वॉश करना है, ऑयली बाल हैं, ऑयली स्कैल्प है, तो आप इस तरह से ये पेस्ट बना के अपने रूट्स लेंथ हैंड पे लगा लें और मसाज करते हुए आप अपने बालों को धो दें। ये आपके बालों से सारी इम्प्योरिटीज़, एक्सेस ऑयल, हर चीज़ को जो है वो रिमूव कर देगा। और अगर जो है वो बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, इचिंग हो रही है, तो उसके अंदर जो है वो नीम के पत्तों का पाउडर सही आप इसके अंदर जो है वो ये भी डाल लें, यानी कि तैयार नहीं हो गया? हाँ जी, ये रेडी हो गया। अच्छा ठीक है, ये देखें ना, हमने आपके साथ बात करते करते ही ना व्यूअर्स को तैयार कर दिया। अब मुझे यहाँ दे दे, मैं इसमें पोर कर लूँ, फिर मैं वहाँ पे रख लूँगी। और कुछ बनाना है हमने चूल्हे पे? नहीं, चूल्हे पे और ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी को आप इस तरह से जो है वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। रमज़ान में आप बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, दिल कर रहा है कोई डिफरेंट ड्रिंक जो है वो अफ्तारी में पीने के लिए, तो आप इसको जो है वो बना सकते हैं। नींबू पानी बहुत अच्छा लगता है, मिल्क शेक जो है वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखें ना, तो हाँ जी, अच्छा थिक हो गया ये। हाँ जी, तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे, जिस तरह से जो है वो कैंडीज़ होती हैं, तो ये कैंडीज़ की तरह से जो है वो हो जाएगा। तो जुगन ऑयली स्कैल्प के लिए, इची स्कैल्प के लिए जो है ये शैम्पू जो है वो आपका रेडी हो जाए। सही। तो इसको लगा के इसी के साथ वॉश करें, हफ्ते में 1 दफ़ा शैम्पू कर लें। बाकी डेली बेसिस पे जिन लोगों को डेली नहाना होता है, बाल धोने होते हैं, तो वो इसके साथ जो है वो बालों को वॉश। ऑसम। मैं अब आपके हो गए सारे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चलें, अब चलते हैं हम मासूमा जहरा के पास, जिनसे ज़्यादा अहम हमारा ब्लेंडर है। तो हम जी हाँ, क्या बनाने वाले हैं अब? हम ठीक है, चेक करना होता है ना मशीनरी चल रही है कि नहीं। क्रीम बना रहे हैं, इसमें हम अंडा डालेंगे। क्या बनाने लगे? क्रीम बनाने लगे, नाइस क्रीम। अंडे के साथ, कच्चे अंडे के साथ? यप। अच्छा, ये लेंगे, इसके साथ ऑयल लेंगे और इसको आहिस्ता सा ब्लेंड करेंगे, जिस तरह मायोनीज बनाते हैं। पहले हम वो टेक्सचर पे ले जाएंगे इसको।
अभी तो चल रहा था ये एक सेकंड मैं ज़रा इसको सेट कर लूँ, क्योंकि आपको पता ना मशीनरी के अपने ही मूड होते हैं। ओके ब्लेंडिंग प्रोसेस होती है ना व्यूअर्स, जब आप ऑयल और अंडे को कंबाइन करते हैं और इसको बहुत स्लो करना चाहिए ताकि ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। अगर आप ऑयल ज़्यादा डाल देंगे एकदम तो फिर ये वैसा टेक्सचर नहीं बनेगा। हम ये रेडी कर रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है मेयोनीज़ भी जब आप बनाते हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो ब्लेंड करके हमने ये तैयार कर ली है पेस्ट। ये था अंडा और तेल, और इसमें कुछ कतरे हमने फ्रैंकनसिस ऑयल के डाले हैं, और अब हमने डाल दिया बीच में स्ट्रॉबेरी जूस। ठीक है, वो जो पल्प हमने निकाला था पेस्ट के लिए, उसके बाद में जो जूस बच गया वो बीच में आप इसमें डाल दें। और ये अब हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? ये नाइट क्रीम के तौर पे अच्छी तरह से क्लिनजिंग करके रात को लगाएं। ये रिफ़्रेशिंग है, रंग गोरा तो नहीं करना चाहिए। बार बार कहते हैं इसको आपके कलर को इन्हांस करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग टोन देगा, लाइटर ग्लो देगा अच्छी सी। और एक्नी वालों के लिए ये बेहतरीन है, अगर वो रात को लगाएं और सुबह धो लें, और साथ में जो टोनर बताया था वो सुबह उठ के लगाएं तो उनकी एक्नी सेटल डाउन हो। परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर मासूमा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रॉयल फैन। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं रॉयल फैन इज़ द लीडिंग ब्रांड एज फार एज फैंस आर कंसर्न्ड, एंड इट इज़ ऑल्सो द लीडिंग ब्रांड एज फार एज वॉशिंग मशीन्स आर कंसर्न्ड। ऑल्सो इनके रूम कूलर्स भी बहुत अमेजिंग है, लेकिन मैं आज आपसे बात करना चाहूँगी रॉयल की वॉशिंग मशीन के बारे में। इसका लार्ज पल्सेटर है, जिसका पावरफुल पल्सेटर कोई भी दाग ना छोड़े और करे मुकम्मल धुलाई। रॉयल फैन वॉशिंग मशीन की 3-वे वाटरफॉल टेक्नोलॉजी डिटर्जेंट का खर्चा जो है वो बचा देती है और मिनटों में कपड़े चमका भी देती है। देखें, हर बंदा इस टेंशन में होता है कि हमने कपड़े अपने जल्दी जल्दी वॉश करने हैं, तो इसमें वॉशिंग का टाइम भी कम हो जाता है और क्वालिटी ऑफ क्लीनिंग बहुत अच्छी है। और इसके अंदर इतनी वो जो कहते हैं ना कि इतनी अमेजिंग इसकी टेक्नोलॉजी है कि फैब्रिक आपका बिल्कुल डैमेज नहीं होता, लेकिन ढीठ से ढीठ दाग जो है वो निकल आता है। ABS मटेरियल है जो आपकी जंग लगने वाली, या जिसको हम कहते हैं कि रस्ट लगने वाली फिक्र को भी गायब कर देता है। इसकी बहुत ही अमेजिंग सी प्लास्टिक बॉडी है। 6+1 ईयर की गारंटी है। जी हाँ, रॉयल फैन जो है, रॉयल की जो वॉशिंग मशीन है वो आपको देती है 6+1 ईयर्स की वारंटी, जो और कोई भी कंपनी आपको नहीं देती। मशीन को ठीक करवाना नो प्रॉब्लम, फ्री होम सर्विस अवेलेबल है। जब आप रॉयल की वॉशिंग मशीन ख़रीदते हैं, घर आके आपकी मशीन जो है वो एज न्यू ठीक कर दी जाती है। तो ब्रांड वारंटी है। इसकी वॉशिंग कैपेसिटी 8.5 kg है। पावरफुल मोटर है, फुल प्लास्टिक बॉडी है, रस्ट प्रूफ, वाटरफॉल, शॉक प्रूफ, 99.9% कॉपर वायर है, RPM 1400 है। बाय द वे बिजली भी ये कम इस्तेमाल करता है, सो इट्स ऑल्सो वेरी इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंडली, ईजी टू यूज़ है, बहुत ही आसान, कोई कॉम्प्लिकेटेड ये वो चीज़ें नहीं है, बड़ा सिंपल तरीका है वॉश करने का। अभी अगर आप ऑनलाइन जाके www.royalfans.com पे जाके अपनी नई रॉयल की वॉशिंग मशीन को ऑर्डर करेंगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा ऑफ रॉयल वॉशिंग डिस्क्स। सो मैं तो यही रेकमेंड करूँगी, हमारे घर में भी रॉयल की ही वॉशिंग मशीन है, रॉयल के ही रूम कूलर्स हैं और रॉयल फैंस ही लगे हुए हैं। इट्स एन अमेजिंग कंपनी, पर्सनली मैं इसको रेकमेंड करती हूँ। एंड अब व्यूअर्स चलते हैं फैसल भाई के पास। जी डॉक्टर फैसल, आपने हमारे साथ फाइनल 1-2 टिप शेयर करनी थी। जी, एक पहले ये बताया तो फिर स्मूदी बताते हैं। जी ठीक है, झाइयाँ जो उनसी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं या टैनिंग हो जाती है, धूप में अब निकलेंगे तो टैनिंग हो जाएगी। उसके लिए हमने लेना है स्ट्रॉबेरी का पल्प,
इसमें हमने डालना है, ये कहलाता है बाकला का पाउडर, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉड बीन्स। इसका पाउडर मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ी सी डाल देंगे, कोई सी भी मुल्तानी मिट्टी हो या कोई सी भी क्ले जो भी आपके पास हो वो डाल के इसका बना लें पेस्ट। और ये अपने झाइयों वाले हिस्से पे आपने सिर्फ लगाना है, सिर्फ जहाँ पे चाहिए, सिर्फ जहाँ पे चाहिए वहाँ पे लगा के इसको छोड़ दें तकरीबन आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए। उसके बाद इसको आपने रब करके उतारना है, रगड़ के। हाँ, क्योंकि इसमें जेंटली, हाँ एलर्जिक एसिड्स भी हैं, टेनिन्स भी हैं, तो ये आपकी स्किन को स्लाइटली पील करना शुरू करता है। तो कुछ अरसे के इस्तेमाल से आपकी वो जो सी झाइयाँ हैं वो पील होना शुरू हो जाएंगी और हल्की भी हो जाएंगी। मतलब देखिए छाइयाँ 100% गायब करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये बड़ी ढीठ चीज़ होती है छाइयाँ जो है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें ताकि आप बच जाएँ इस प्रॉब्लम से। लेकिन अगर पड़ ही गई हैं छाइयाँ तो आप उनको लाइट ज़रूर कर सकते हैं और थोड़ा सा स्किन को बेहतरी की तरफ। दूसरा ये कि आपकी हेल्थ जो उनसे इंटरनल हेल्थ वो भी बड़ी मैटर करती है। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी और बनाना स्ट्रॉबेरीज हैं, बनाना है, और इसको आप मील रिप्लेसमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं और बच्चों को आप वैसे भी ले सकते हैं। ये वेट गेन करने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, वेट गेन करने, अगर आपने मील के मतलब अपना कोई मील स्किप नहीं किया और उसके साथ आपने लिया तो ये वेट गेन करेगा। अगर आपने ये लेके मील स्किप किया तो ये आपका वेट लॉस के लिए काम करेगा। अमेजिंग। इसमें हम ये दही डाल देंगे, ठीक है, और इसको हम कर लेंगे ब्लेंड। बिल्कुल। और अगर बहुत ज़्यादा मीठे की इसके, वैसे तो इट शुड बी स्वीट इनफ, लेकिन अगर कोई इशू है तो आप इसके अंदर शहद डाल सकते हैं। दही थोड़ी थिक थी, अगर ये पतली होगी तो ये जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज है कि आप इसमें स्ट्रॉबेरी की प्यूरी भी इस्तेमाल करें। हाँ, स्ट्रॉबेरी की प्यूरी भी अगर इस्तेमाल कर लें तो उससे भी इसकी ब्लेंडिंग जो है वो इजी हो जाती है। असल में स्मूदी का एक बात ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी व्यूअर्स, स्मूदीज़ जनरली जो हैं वो थिक होती हैं। तो व्हेन जब भी आप बनाते हैं और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थिक है, उसको ज़रा एक्स्ट्रा ब्लेंड कर लिया करें। और अगर बहुत थिकनेस का इशू आ रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं या दूध डाल सकते हैं। अगेन वेट लॉस के लिए तो फिर योगर्ट, लो फैट योगर्ट पे ही रहे। अदरवाइज उसको लस्सी की तरह से थोड़ा सा बना लें, दही को थोड़ा पतला कर लें और वो डाल दें। अमेजिंग। आए डॉक्टर साहब। ओके, सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का, हमें गाइड करने का। अल्टीमेटली तो व्यूअर्स यही बात है कि देखें, ये सब एक्सपर्ट्स एक ही बात कहते हैं कि नेचुरल चीज़ों की तरफ जितना जा सकते हैं जाएं। राइट आपा? बिल्कुल। बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग इतने ज़्यादा केमिकल्स अपने सिस्टम में डालते हैं। अभी हमने शुरू में प्रोग्राम में इनफर्टिलिटी की बात की। इनफर्टिलिटी की सबसे बड़ी वजह आजकल के ज़माने में यही है, हमारा केमिकल्स का इस्तेमाल, ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल जो हम इस्तेमाल तो कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स में से एक साइड इफ़ेक्ट था इनफर्टिलिटी। सो थोड़ा सा, बल्कि बहुत ज़्यादा हमें एहतियात करनी चाहिए। आप भी मासूमा जी हमेशा ये कहती है कि नेचुरल चीज़ें खाएं। जुगन, सबसे ज़्यादा हम जिस तरह हमें हमेशा कहती हूँ ब्रॉयलर मुर्गी के ऊपर आता है कि PCOS की वजह है, इनफर्टिलिटी की कॉजिंग फैक्टर है। बेसिकली जितनी ये बच्चियाँ या ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं क्रीम्स, मेकअप्स, इसके अंदर के जितने केमिकल्स हैं ये ज़्यादा आपको नुकसान देते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब एंड नैयरापा आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी। व्यूअर्स, अब वक्त हुआ जाता है आज के प्रोग्राम को क्लोज़ करने का। अगर आज का प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग लगा तो कल का प्रोग्राम आपको मज़ीद और इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू हर्बल वीक ऑल वीक, जहाँ पे स्किन, हेयर, फेस एंड नेक की स्किन भी और फुल बॉडी के लिए भी हम आपको वेरियस डिफरेंट ट्रीटमेंट्स बताते रहेंगे और आपको गाइड करेंगे कि नेचुरल तरीके से आप अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसा पूरे कर सकते हैं। एंड जैसे कि स्ट्रॉबेरी सीजनल फ्रूट है, तो नैयरापा ने बहुत ही अमेजिंग सी एक ड्रिंक बताई कि आप उसको बना के प्रिजर्व कर सकते हैं और फिर पूरा साल उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।